नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था पाषाण काल और ताम्रकाल के बारे में। आज के इस वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां जाकर के देख लीजिए। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका कि एक आधा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक। पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो है हम अलग अलग नगरों के बारे में जानेंगे जो उस समय के हड़प्पा सभ्यता के या मोहनजोदाड़ो के या आपका कलीबंगा है, तो ये सारे नगरों के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम PYQ करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। जो सिंधु नदी है, मैंने आपको नदी तंत्र वाला वीडियो पढ़ाया है, आप वहां पे जाकर के उसको देख लीजिए। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से हुई थी, इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसके अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो आपने ये जान लिया कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जानकारी हड़प्पा सभ्यता से हुई थी। कांस्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांस्य एक मिश्रित धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है और मानव द्वारा प्रयुक्त पहली मिश्र धातु है। ये मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली मिश्र धातु है और ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, क्योंकि उस समय नगर बने हुए थे। अभी मैं आपको नगरों के बारे में बताऊंगा कि क्या विशेषता थी उनके रहन सहन की, जिसके लिए उसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है उसके किनारे ये सभ्यता होने के कारण इसको सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता की बेटी, कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। अच्छा, जिस समय ये सभ्यता भारत या पाकिस्तान में रही होगी तो उस समय पूरे विश्व में और भी सभ्यताएं थीं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थीं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उसमें चीन की सभ्यता थी जो आपकी वांगो नदी के तट पर थी। मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी के तट पर थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के तट पर थी। और उसके बाद में अगर बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये दजला एवं फरात नदी के किनारे थी। दजला एवं फरात नदी के किनारे ये सभ्यता थी। ये सभ्यताएं नदियों के किनारे इसलिए होती थी क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो आधार है वो जल है। ऑक्सीजन उसको पेड़ों से मिल जाएगी, लेकिन उसको जल चाहिए। उसके जीवन की दैनिक जितनी क्रियाएं हैं वो जल से शुरू होती हैं। तो इस स्लाइड में आप ये याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के जो अन्य नाम हैं वो हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, कांसा जो है टिन, तांबा और टिन मल के बना हुआ है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि तांबे की खोज कब हुई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो वहां जाकर के आप देख लीजिए। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता की बेटी। और सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं तीन हैं: चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं में ये जो नीचे 2 और 3 नंबर की सभ्यताएं हैं, जिनको मैंने ब्लू कलर से किया है, इनसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। क्योंकि गुजरात में एक बंदरगाह मिला था, जिसका अर्थ है कि बंदरगाह उन्होंने बनाया है तो जाहिर सी बात है वो व्यापार करते होंगे। तो व्यापार जो वो करते थे वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से उनका व्यापार था। इन तीनों सभ्यताओं के बारे में हम फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हम उस पर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो विकास था वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2000 इधर हो गए, तो लगभग 4500 साल पहले या 3700 साल पहले जो है इस सभ्यता का विकास माना जाता है। और इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। वहां पर क्या कर रहे थे लोग कि वो नीचे खुदाई करके ईंटें निकाल रहे थे और वो ईंटों को अपने प्रयोग में ला रहे थे।
और जाहिर सी बात है 1826 में भारत में अंग्रेजों का राज था, तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। 1921 ईस्वी में, 1826 और 1921 में, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल, मतलब उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे, अंग्रेजों का राज था 1921 में भी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की या हड़प्पा की खोज की थी, इन्होंने सन 1921 में हड़प्पा की किसी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो ट्रायंगुलर था। कैसा था? सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ये आप मैप में देख रहे हैं ना, ये जहां पर ये बना हुआ है ये पूरा सिंधु सभ्यता का बना हुआ है। ये ऐसे करके जो मैप है ये सिंधु सभ्यता का पूरा नक्शा बना हुआ है। ये भारत का नक्शा हो गया, ये पाकिस्तान का हो गया, ऐसे करके है ना। तो इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा भारत में है। अच्छा, सबसे प्राचीन नगर जो है भिराड़ा, ये हरियाणा में खोजा गया है। वैसे तो हड़प्पा है, लेकिन प्राचीन नगर जो है अभी 2014 में एक नगर खोजा गया है भिराड़ा, ठीक है, ये हरियाणा में है। और जहाँ पर बहुत बड़ा हड़प्पा नाम से म्यूजियम भी बन रहा है। और ये जो नगर है भिराड़ा, ये 7,500 साल पुराना है। और अगर हम अब से बात करें तो टोटल हो जाएगा 9500 वर्ष। कितना हो जाएगा? 9500 साल ये पुराना है। और सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो आपका राखीगढ़ी है। और 2014 में खोजा गया भिराड़ा है। देखिए अभी भी खोज जारी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने को मिल रही, जो है ही नहीं, जिनकी जानकारी ही नहीं है। धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि ये शहरी सभ्यता थी, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में थी। सर्वप्रथम इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, इसका आकार कैसा है? तो वो है आपका त्रिभुजाकार। अब हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी हिस्सा था वो आपका सूतकेंगडोर जो कि पाकिस्तान में है, सूतकेंगडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, ये है। और उत्तरी हिस्सा मांडा, उत्तरी हिस्सा कौन सा है? ये मांडा है, डा बना हुआ इसमें, नाम दा बन गया, मांडा, ये जम्मू में है। और आपका जो पूर्वी हिस्सा है ये आलमगीर यूपी में है, आलमगीर यूपी में है। और दक्षिणी हिस्सा जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दैमाबाद, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद, तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपकी सभ्यता कुछ इस तरीके से इसका आकार बन जाएगा। याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो पश्चिम में, अब तक के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार पश्चिम में सूतकेंगडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक, और दक्षिण में दमाबाद महाराष्ट्र तक, और उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर तक था। और यहाँ पर मैंने देखिए आपको थोड़े से नगर समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो इसमें देखिए क्या है कि हड़प्पा, ये रहा हड़प्पा आपका, और ये रहा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये दोनों के बीच में लगभग 400-425 किलोमीटर का फासला था। और ये है धौलावीरा, और ये है आपका लोथल। ये ज़्यादा नगर इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसलिए इनको आपको अलग से बता दिया है। सबसे ऊपर था हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर ये धौलावीरा, और उसके बाद में ये लोथल। लोथल सबसे नीचे वाला नगर जो है वो आपका लोथल है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे सिंधु सामाजिक जीवन, अब इनके सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब है उस समय परिवार में जो थी वो माता प्रधान थी, ठीक है। जिस प्रकार से आज बहुत सारे फैसले घर के पिताजी लेते हैं, वैसे ही उस समय मात्र सत्तात्मक थी। चूंकि उस समय वो देवी की पूजा करते थे, और वहाँ कौन सी देवी थी ये तो नहीं पता। और उस समय के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर भी जो है देवियों की जो है वह प्रतिबिंब पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता का परिवार 4 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में इसका परिवार जो है इनका बटा हुआ था। कौन कौन से थे? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग,
और श्रमिक वर्ग। सामाजिक जीवन इनका जो था सिंधु सभ्यता का वो मात्र सत्तात्मक था और परिवार 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जो इस सिंधु सभ्यता के लोग थे, यहाँ सभ्यता के लोग थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के थे। अगर हम दाह संस्कार की बात करें तो मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से अंतिम संस्कार उसका करते थे। पहला था नंबर 1 पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब होता है कब्र में दफनाना, जैसे हमारे मुस्लिम भाई करते हैं आज, कब्र में दफनाना। दूसरा है आंशिक समाधान। मृत शरीर को जंगल में रख देते थे और पशु पक्षियों द्वारा मांस को खाने के बाद हड्डियों को दफना दिया जाता था। आंशिक समाधान उसको बोलते हैं कि जो डेड बॉडी होती थी उसको ये लोग जंगल में छोड़ देते थे और वहाँ पर जानवर पशु पक्षी खा लेते थे और उसके बाद में जो हड्डियाँ बचती थी उनको ये लोग दफना देते थे। दाह संस्कार मृतकों को जलाना, जैसा कि आज कुछ समाज का कुछ वर्ग करता है। तो दाह संस्कार मृतकों को जलाना, तो 3 तरीके से करते थे, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? लिपि भाव चित्रात्मक थी, अपठनीय, इसको पढ़ा नहीं गया। मतलब जो लिपि थी वो एक तरीके से चित्र बने हुए थे, चित्रों के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आज उसको पढ़ा नहीं जा सका कि वो चित्र क्या कह रहे हैं। और इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी गई। हम लोग इस तरफ से लिखते हैं, इनकी लिपि इस तरफ से लिखी गई है। ठीक है, ऐसे करके चित्र बने हुए थे इनके। ठीक है, ऐसे करके, तो ये चित्रों के माध्यम से कुछ बताना चाहते थे। पूजा, ये पशुपति की पूजा करते थे और मातृ देवी की। किसकी? ये मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ देवी को ये उर्वरता की देवी कहते थे। किसकी देवी कहते थे? ये उर्वरता की देवी कहते थे। मातृ देवी को उर्वरता की देवी कहा जाता है और पशुपति की ये पूजा करते थे। पवित्र पशु की अगर बात करें तो उस समय जो पवित्र पशु था वो था इनका कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाले बैल को ये पवित्र पशु मानते थे। जो पवित्र पशु था इनका वो था कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय की अगर बात करें तो ये लोग कृषि और पशुपालन के अलावा आयात निर्यात इनका मुख्य व्यापार था। मैंने बताया ना कि बंदरगाह मिला था, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बंदरगाह मिला था और ये 2 सभ्यताओं से व्यापार करते थे। तो व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था, कृषि और पशुपालन के अलावा। अच्छा, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ये लोग विश्व में मतलब कपास, सबसे पहले इन्होंने कपास उगाई थी और यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था। यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा था? सिंडोन रखा था, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। इसका अर्थ क्या है? सैंधववासियों की उपज। जो सैंधववासी थे इन्होंने कपास के प्रथम उत्पादक थे और यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था और जिसका अर्थ होता है सैंधववासियों की उपज। इस सभ्यता के लोग मापतौल से भी परिचित थे। ये मापना और तौलना जानते थे। मापना मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, किसी लंबाई को, और तौलने का मतलब तो आप समझते हैं किसी चीज़ का बैलेंस करना, है ना, तो उसको तौल कहा जाता है। अच्छा, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग तांबे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, तांबे और टिन से मिली हुई मिश्र धातु कांसा से परिचित थे, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब तक यहाँ तक लोहे की खोज इन लोगों ने नहीं की थी। मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। जो मिट्टी के बर्तन थे उनका उपयोग कैसा होता था? उनका उपयोग लाल रंग में होता था। ये लाल रंग केमिकल वाला नहीं था, नेचुरल लाल रंग था, उससे ये लोग इसका उपयोग करते थे। बहुत से जानवरों के चित्र मिले शेर को छोड़कर। कई सारे जानवरों की पेंटिंग पाई गई। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि वहाँ पे भीमटे की गुफाओं में चित्र पाए गए। तो कई चित्र थे, लेकिन शेर का चित्र उन चित्रों में नहीं प्राप्त हुआ था। आगे नगर नियोजन की अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन शहरी व्यवस्था थी। इनकी जो व्यवस्था थी सबसे प्राचीन शहरी व्यवस्था थी। मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं पक्की ईंटों से, वैसे ही मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता में चौड़ी सड़कें, इस सभ्यता में सड़कें चौड़ी थीं और मोहनजोदाड़ो में 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। तो आप समझ सकते हैं 10 मीटर कितना, लगभग 32 दशमलव 5 मीटर हो जाएगा।
3.25 फुट होता है, तो 32.5 फीट काफ़ी चौड़ी सड़क उसमें थी। और सामान्य जो घर थे उस समय, उनमें 4-5 कमरे हुआ करते थे। आंगन, रसोई, स्नानागार, कुएं और शौचालय, ये सब सामान्य घरों में मिलता था। और उस समय की जो उनकी नालियां थी वो ढकी हुई थी। जल निकासी की व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि नालियों को जो है ढके हुए थे। ऐसा नहीं है कि पानी आ गया और ऊपर पानी भरा हुआ है और कोई नाली में गिर जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नालियों को ऊपर से इन्होंने कवर किया हुआ था और पानी के निकास की व्यवस्था इनकी बहुत बढ़िया थी। तो नगर नियोजन में आज से 4500 साल पहले आप समझ सकते हैं कि उस समय इन्होंने इतनी तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी कि प्राचीन शहरी व्यवस्था, पक्की ईंटों का निर्माण, सड़क की बजाय पीछे गलियों में दरवाजे खुलना, चौड़ी सड़कें, 4-5 कमरे, आंगन, रसोई, और ये ग्रिड सिस्टम को भी अपनाते थे। ग्रिड सिस्टम को समझ लीजिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये एक रोड आई, ये रोड आई, ऐसे रोड आई और ऐसे रोड आई, तो यहाँ पर मकान हुआ करते थे ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चौड़ी सड़कों के किनारे किनारे मकान हुआ करते थे। फिर ये ऐसे आया ग्रिड सिस्टम ऐसे करके, फिर यहाँ पर ऐसे मकान हुआ करते थे। तो इन लोगों ने इस तरीके से शहर को बसाया हुआ था। अब बात कर लेते हैं अलग अलग शहरों में, वो अलग अलग जो नगर थे उस समय के, उन नगरों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नगर जो है हमारा वो है हड़प्पा नगर। हड़प्पा सभ्यता ये 1921 में थी और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह जगह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, ये रावी नदी के तट पर है और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यहाँ पर अगर हम प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पर श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान मिला था। मतलब श्रमिक का आवास मिला था, अन्नागार जहाँ पर अन्न रखा जा सके, जिनको आज हम लोग कोल्ड स्टोर बोल देते हैं या अनाज गोदाम बोल देते हैं। लकड़ी के ताबूत मिले थे। RH-37 कब्रिस्तान ये यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो श्रमिक होता है वो जीवन भर अन्न कमाने के लिए काम करता है, श्रम करता है, और लास्ट में उसको लकड़ी का ताबूत यूँ कह सकते तख्ते में बंद करके उसको कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो ऐसा आप इसको एक ले सकते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक जात के लिए नहीं, मतलब ये मैंने एक ट्रिक बनाने के लिए आपको बताया है कि आप इससे याद इसको रख सकते हैं। यहीं पर साथ में मैंने लिखा है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो भी इसको बोल देते हैं। इस मोहनजोदाड़ो के नाम पर मूवी भी आई है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदाड़ो की खोज जो है वो 1922 में हुई थी। इसकी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदाड़ो की खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। ये सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में लड़काना जिले में, पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, राज्य है, और उसी के लड़काना जिले में ये जगह स्थित है मोहनजोदाड़ो। और इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ये अक्सर आपने सुना होगा मृतकों का टीला। क्यों मृतकों का टीला बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूँ कहें कि कंकाल तंत्र मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। जितने भी अब तक नगर खोजे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंकाल मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार यहाँ पर मिला है, यहाँ पर भी अन्नागार मिला है, यहाँ पर भी, लेकिन ये वाला अन्नागार ज़्यादा बड़ा था। विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नान घर भी यहाँ पर मिला है, बहुत बड़ा स्नानागार, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपने किताबों में पढ़ी होगी। घर में कुआं है ना, घर में कुआं प्राप्त हुआ। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। फिर आदि शिव है ना, आदि शिव की प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदाड़ो में 10 मीटर तक प्राप्त हुई थी। देखिए जो पुरोहित थे वो अन्नागार में अन्न खाते थे और विशाल स्नानागार में स्नान करते थे। स्नान करने के लिए कुएं से पानी लेते थे और आदि शिव की पूजा करते थे। चौड़ी सड़क पर वो जाते थे और कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति थी। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो पुरोहित थे वो अन्नागार में अन्न खाते थे, है ना, विशाल स्नानागार में कुएं से पानी लेकर के स्नान करते थे और आदि शिव की पूजा करते थे सबसे चौड़ी सड़क पर वो जब जाते थे, है ना।
तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, कहानी के माध्यम से इन शब्दों को आप कहानी में जोड़ करके पढ़ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर की थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है और यहाँ पर विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला था और घर में कुआं और कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति ये मिली थी। कांसा क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये उसकी मिली थी। और आदि शिव और सबसे चौड़ी सड़कें, ये साक्ष्य मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अब चनहूदड़ो और रोपड़ देखेंगे। तो इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। यह वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह शहर औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है? यह शहर औद्योगिक शहर था। यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं मिली? तो यहाँ पर लिपस्टिक, सीसा, मनके और गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान। ठीक है, चनहूदड़ों में याद रखिएगा, चनहूदड़ों में आपको लिपस्टिक, मतलब उस समय की महिलाएं भी लिपस्टिक लगाती होंगी, सीसा, शीशे के साथ मिले हैं, मनके और गुड़िया है ना, मनके मूर्ति जैसे होते हैं वो, और गुड़िया, ये गुड़िया लिख दिया है, गुड़िया, और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से प्राप्त हुए थे चनहूदड़ों से। रोपड़ की अगर बात करें तो रोपड़ में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में सतलुज नदी मैंने आपको बताया था नदी वाले तंत्र में वीडियो में, तो ये पंजाब में सतलुज में है रोपड़। यहाँ पर प्राप्त उसने, यहाँ पर क्या मिली थी? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का शव, ठीक है, ये भी यहीं पर प्राप्त हुआ था, प्रमाण मिले। ठीक है, और नवपाषाण काल में भी ऐसा ही हमने देखा था कि ऐसे शव कहाँ मिले थे? ऐसे शव बुर्ज होम में प्राप्त हुए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुत्ते के साथ दफनाने के शव कहाँ मिले थे? ये आपके बुर्ज होम में नवपाषाण काल में मिले थे। और रोपड़ में जो है कुत्ते को दफनाने के शव, यहाँ पर भी आपको कुत्ते, जो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण था वो रोपड़ में मिला था। रोपड़ कहाँ है? आपके पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और चनहूदड़ो औद्योगिक शहर है। यहाँ पर लिपस्टिक, सीसा, मनके की गुड़ियाँ, कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान प्राप्त हुए थे। कलीबंगा, इसकी खुदाई बीके थापड़ ने और बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान में है और घाघरा नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में घाघरा नदी के किनारे, राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। और कलीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, जैसे मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है, मैंने बताया था आपको, मृतकों का टीला, वैसे ही कलीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं की थी, क्या थी? तो यहाँ हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड, चूड़ी, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी इस जगह से। कहाँ से? कलीबंगा से। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम सूरकोटड़ा की बात करें तो देखिए, कलीबंगा में आपको याद रखना है कि कलीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ियाँ हैं और ये राजस्थान में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हल से जुते खेत के निशान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी बार ये पूछा गया है। हल से जुते खेत के निशान जो है कलीबंगा से मिले थे। और अंकित ईंटें, हवन कुंड और चूड़ी, ये भी कलीबंगा से प्राप्त हुआ था। सूरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाई थी। वर्तमान में ये गुजरात में है। कहाँ पे है? वर्तमान में ये गुजरात में है। और यहाँ पर प्राप्त वस्तुएं घोड़े की हड्डियाँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, घोड़े के कंकाल के, तो वो आपके प्राप्त हुए थे सूरकोटड़ा से। कहाँ से? सूरकोटड़ा से प्राप्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लोथल। इसका उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे, कहाँ? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। जो लोथल था इसका भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद और गुजरात में करवाया था। अहमदाबाद मतलब गुजरात का शहर अहमदाबाद, आप जानते ही हैं, करवाया था। और यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था। यही वो बंदरगाह है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन और कृषि के अलावा जो है इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो व्यापार था। और यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर मिले। जो लोथल है यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर मिले हैं। ठीक, पीछे मैंने बताया था कि घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे और लोथल में जो है घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। तो ये लोथल जगह
हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करेंगे MCQ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष मिले थे। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सूरकोटड़ा, कलीबंगा, लोथल, रोपड़। तो ये आपका सही आंसर है, सूरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले थे। कलीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, है ना, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, व्यापार, शिकार। देखिए, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। इन दोनों के अलावा जो इनका व्यवसाय, जो मुख्य व्यवसाय यहाँ पर पूछा गया है, तो वो व्यापार था। मुख्य व्यवसाय कौन सा था? वो आपका व्यापार था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? तो वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, व्यापारी, योद्धा, श्रमिक। आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, इसमें शिकारी दे दिया, शिकारी भी नहीं था, पुजारी भी नहीं था, छत्री भी नहीं था, है ना। और किसान तो आप कह सकते हैं कि वो श्रमिक में आ सकता है, लेकिन नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी नहीं था, राजा, पुरोहित, सैनिक ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो आपका सही आंसर है त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सिंध में। तो आपका सही आंसर है सिंध में। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध में है, पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। निम्न में से हड़प्पा कालीन कौन सा नगर गुजरात में था? जो हड़प्पा कालीन कौन सा नगर गुजरात में स्थित था? कलीबंगा, लोथल, रोपड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है गुजरात। गुजरात जो था वो हड़प्पा कालीन नगर जो था वहाँ पर लोथल। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर लोथल था। यहाँ कह सकते हैं इस समय भी तो है ही है, वो उसके अवशेष जो मिले हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा मैंने बताया था आपको, जम्मू कश्मीर वाला, इसका अंतिम हिस्सा, तो वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप नदी तंत्र वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।